Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. So we started the chapter number 4 of Beehive class 9 English book and the chapter is named A Truly Beautiful Mind. तो इस लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट हाफ कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा कि जो ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जिनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। तो हमने देखा कि वो 2.5 years की एज तक भी ठीक से बोल नहीं पाते थे। उनके एक हेडमास्टर थे, उन्होंने उनके फादर को बहुत बताया कि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इसे क्या प्रोफेशन चूज करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने जो है शौकिया तौर पर अपनी शौक के लिए अपनी मदर के कहने पर वायलिन बजाना भी सीखा और उन्होंने अपनी आगे की जो एजुकेशन है वो स्विट्जरलैंड में पूरी करने के लिए वो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गए, जहां उनकी मुलाकात होती है मिलेवा मैरिक से जो उनकी ही फेलो स्टूडेंट थी और वो भी उन्हीं की तरह ही एक इंटेलेक्चुअल थी। तो वो उन दोनों में क्या होता है, दे फेल इन लव। तो इसके आगे का चैप्टर अब हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 में 21 ईयर्स की एज तक अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे एंड अनएम्प्लॉयड थे और अभी भी उनको वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने अब क्या किया, वो अनएम्प्लॉयड थे, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया, गेव प्राइवेट लेसन्स का मतलब प्राइवेट ट्यूशंस दिए एंड फाइनली 1902 में उनको एक जॉब मिल गई एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट का मतलब ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। तो बर्न में जो पेटेंट ऑफिस था उनमें 1902 में उसको उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. Assessing means to judge or form an opinion about something. While he was supposed to be, उनको समझा जा रहा था कि वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था, एक्चुअली में आइंस्टाइन सीक्रेटली अपने ओन आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। यानी जो वो पेटेंट ऑफिस में जॉब कर रहे थे तो दूसरे लोगों के इन्वेंशन को असेस करते थे, लेकिन वो सीक्रेटली अपने ओन आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Jokingly means in a funny way. तो वो मजाक में क्या कहते हैं, जो अपनी वर्क टेबल थी उनकी, जिस डेस्क पर वो काम किया करते थे उसकी ड्रॉर को वो कहा करते थे मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means measured in itself, not in relation to anything else. तो 1905 में उनके जो फेमस पेपर्स में से एक पेपर था जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये पब्लिश हुआ और जिसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब है जो अपने आप में ही मेजर की जाए और उनका किसी से भी रिलेशन ना हो। तो इनसे इससे हम कह सकते हैं कि टाइम और डिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast related to the other. ठीक, तो एक्चुअली में क्या है, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं। एक्यूरेट, परफेक्टली एक्यूरेट का मतलब जिसमें कोई भी एरर नहीं है, ऐसी दो क्लॉक सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर ये दोनों क्लॉक्स किसी एक जर्नी के बाद एक साथ मिलती हैं, यानी दोनों अलग अलग जर्नी पर जाती हैं और जर्नी के बाद एक साथ आकर मिलती हैं। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द
और द अदर, और इन क्लॉक्स में से एक क्लॉक दूसरे के कंपैरिजन में वेरी फास्ट यानी बहुत तेज मूव कर रही है, बहुत तेज चल रही है, तो वो दोनों जो परफेक्ट क्लॉक एक साथ जब मिलेंगी तो वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी। From this followed the world's most famous formula which describes a relationship between mass and energy. E is equal to mc square. तो ये जो आपने रिलेटिविटी के बारे में जो भी आपने पढ़ा, इसकी वजह से वर्ड का जो मोस्ट फेमस फॉर्मूला है वो डिस्क्राइब हुआ, वो निकला फॉर्मूला जिसने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। और ये इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है, आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से फेमस है। यहाँ पर E का मतलब होता है एनर्जी, M stands for mass and C stands for स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है जिसका नाम कहा जाता है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस रिलेटिविटी को बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाया है, जरा देखिए। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। तो आइंस्टाइन कहते हैं अगर आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ, किसी अच्छी सी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको लगता है कि केवल हम 2 मिनट ही बैठे हैं, यानी हमारी जो बातचीत है, हमारी जो मीटिंग है वो केवल 2 मिनट के लिए ही हुई है। And when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और अगर आप किसी हॉट स्टोव पर 2 मिनट्स के लिए बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम हॉट स्टोव पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं। यही रिलेटिविटी है। तो कितने अच्छे एग्जाम्पल से आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी को समझा दिया। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. और जब आइंस्टाइन फिजिक्स में अपनी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसी टाइम उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो फेल होती जा रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा से मैरिज करें अपनी स्टडी को फिनिश करने के बाद, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. तो आइंस्टाइन की जो मदर है वो सोचती थी मिलेवा आइंस्टाइन से 3 इयर्स बड़ी थी एज में, तो वो सोचती थी कि जो मिलेवा है आइंस्टाइन के लिए बहुत ज्यादा एज में बड़ी है, क्योंकि इनमें 3 साल का गैप था और जो मिलेवा थी वो 3 साल बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस। तो वो जो है आइंस्टाइन की जो मदर थी वो परेशान भी थी क्योंकि मिलेवा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। शी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी मदर कहा करती थी कि शी इज ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारी ही तरह एक बुक की तरह है। यानी आइंस्टाइन जो है हर समय बुक्स पढ़ा करते थे या स्टडी करते रहते थे, तो मिलेवा भी ऐसी ही थी, तो वो कहती हैं कि मिलेवा भी तुम्हारी तरह एक बुक ही है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टाइन ने इस मैरिज को, इस वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. अब इस पेयर ने यानी मिलेवा और आइंस्टाइन ने फाइनली जनवरी 1903 में मैरिज कर ली और इनके 2 सन बॉर्न हुए, यानी इनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड मीन बिकेम वीक। लेकिन कुछ ही इयर्स बाद जो इनकी मैरिज थी वो वीक होनी स्टार्ट हो गई। Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. Intellectual ambition means desire related to human mind. अब इस बीच में क्या हो रहा था, जब उनकी जो मैरिज थी वो वीक होती जा रही थी और मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खोती जा रही थी। यानी मिलेवा एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट रही और उनकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है, जो वो बनना चाहती थी या वो कुछ करना चाहती थी, वो चीज लूज होती जा रही थी और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। डिवोर्स मीन फॉर्मल एंडिंग ऑफ ए मैरिज। तो कांस्टेंट फाइटिंग के कुछ इयर्स बाद
इस कपल ने फाइनली 1999 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्जा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने इसी ईयर में यानी 1919 में अपनी कजिन एल्जा से मैरिज कर ली। Einstein's new proposal chapter, sorry, Einstein's new personal chapter coincided with his rise toward fame. Coincided means to happen at the same time as something else. आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था यानी जो उनकी जो मैरिज हुई थी, सेकंड मैरिज हुई थी उनकी कजिन एल्जा से, कंसाइडेड विद दिस राइज टू वर्ल्ड फेम, ये दो चीजें साथ में होने लगी। एक तो उनकी मैरिज हुई, ये पर्सनल चैप्टर, और दूसरा जो उनकी वर्ल्ड में जो उनकी फेम बढ़ती जा रही थी, दोनों ही चीज एक साथ हो रही थी। In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. Interpretation means an explanation or understanding of something, and gravity means the natural force that causes things to fall towards the earth. 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, जिसने ग्रेविटी के बारे में एक नई इंटरप्रिटेशन दी, यानी ग्रेविटी को एक नई तरीके से एक्सप्लेन किया। ग्रेविटी का मतलब होता है वही नेचुरल फोर्स जिसकी वजह से कोई भी थिंग जो है अर्थ की तरफ गिरती है। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Eclipse of the sun, when the moon comes between the sun and the earth, thereby blocking the sun and preventing any sunlight from reaching earth. Eclipse of the sun को आप हिंदी में सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं, और ऐसा तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और सनलाइट के जो पाथ है, सनलाइट का जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो 1919 में एक सूर्य ग्रहण पड़ा, एक अपने सन एक्लिप्स हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ। वो इसने इस बात का प्रूफ दिया कि जो उनकी थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बिल्कुल एक्यूरेट थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Deflected means change direction because it hit something. आइंस्टाइन ने एडवांस में ही बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर ली थी इस बात की कि जो लाइट जो फिक्स्ड स्टार से आती है, एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। तो इस फिक्स्ड स्टार से जो लाइट आती है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अपने पाथ से डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution. Proclaimed means declared publicly, and scientific revolution means emergence of new scientific knowledge, development और discovery. तो जो न्यूज़पेपर्स में जब ये थ्योरी के बारे में उन्होंने क्या लिखा, न्यूज़पेपर ने उनकी बहुत डिक्लेयर पब्लिकली डिक्लेयर किया, उनकी तारीफ की इस वर्क की, और इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Showered means awarded in great quantity and lauded means admired or highly praised. अब जब नोबेल प्राइज मिला उनको, आइंस्टाइन को, तो उनके पास ऑनर्स और इनविटेशंस मिलने लगे उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और प्रेस ने उनको एडमायर किया, यानी उनकी बहुत या ये कह सकते हैं वो हाईली प्रेज किए गए प्रेस के द्वारा। When the Nazis came to power in Germany 1933, Einstein emigrated to the United States. Emigrated means to leave a country permanently and go to live in another one. जब नाजीज जो है पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उन्होंने एमिग्रेटेड कर लिया, यानी परमानेंटली वो यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Nuclear fission is a nuclear reaction in which nucleus of an atom splits into smaller nuclei with the release of energy, and in an uproar means very upset. न्यूक्लियर फिशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है और छोटे छोटे नए न्यूक्लियाई बना लेता है, और साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो 5 years later
इसके 5 साल बाद न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में, जिसकी वजह से अमेरिकन फिजिसिस्ट जो है इन एन अप्रोर यानी वेरी अपसेट अपसेट हो गए। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. Fascism means an ideology of Nazis in Berlin. तो इनमें से कई अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो फासिज्म की वजह से डर गए, फ्लैड और यहाँ से शिफ्ट हो गए, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया, जैसे कि आइंस्टाइन शिफ्ट हो गए थे, एमिग्रेट हो गए थे, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और अब इन फिजिसिस्ट्स को इस बात का डर था कि जो नाजीज है वो एटॉमिक बॉम्ब को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939. अर्जिंग मीन्स एक्ट ऑफ एडवाइजिंग और एनकरेजिंग समवन। एक कलीग की रिक्वेस्ट पर, एक कलीग की एडवाइस देने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और वो लेटर लिखा गया 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न। इस लेटर में उन्होंने वार्निंग दी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा, ए सिंगल बॉम्ब विद दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। उन्होंने वार्निंग दी कि इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब अगर किसी पोर्ट में एक्सप्लोड कर दिया जाता है तो वो पूरे पोर्ट को, पूरे होल पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही साथ सराउंडिंग टेरिटरी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect। और जो आइंस्टाइन के जो वर्ड थे, आइंस्टाइन को जो लेटर लिखा गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इसका जो इफेक्ट पड़ा, यानी उनके जो कही गई जो बात है वो फेल नहीं हुई। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब अमेरिकन्स ने क्या किया, जब उनको पता लगा कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब जो है इतना सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो अमेरिकन्स ने अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में अपना ही एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया एंड ड्रॉप it on the Japanese sites, cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और जापान के जो दो शहर थे, एक हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त 1945 में इन्होंने, अमेरिका ने ये दो एटॉमिक बॉम्ब है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। अब इन बॉम्ब को गिराने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, आइंस्टाइन जो है उससे बहुत हर्ट हुए। डीपली शेकन का मतलब है बहुत ज्यादा हर्ट हुए, बहुत ज्यादा उनको धक्का लगा। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव मीन्स एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस लेटर में उन्होंने प्रपोज किया सजेस्टेड ए प्लान। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जो लेटर उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था उसका तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन इस लेटर का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगले ही डेकेड में आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। Agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। Agitating means initiating a movement and campaign means planned series of activities to achieve a special aim। तो वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे अगले डेकेड में। उन्होंने आर्म्स बिल्डअप के एंड करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, यानी आर्म्स जो है ना बनाए जाए, शस्त्र ना बनाए जाए, ठीक है। तो इस बात को, शस्त्र का जो बिल्डअप होता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एजिटेशन किया, मूवमेंट चलाया और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया पीस एंड डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। उन्होंने कैंपेनिंग की और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया ताकि जो है पीस और डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो सके। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। Visionary means a person who can think about the future in an original and intelligent way।
और जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, उस समय उनकी एज थी 76। उनको एक विजनरी के तौर पर सेलिब्रेट किया गया, याद किया गया। विजनरी का मतलब है वो पर्सन जो फ्यूचर के बारे में सोच लेता है बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, और उनको वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर याद किया गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और उनको एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी याद किया गया। यानी आइंस्टाइन की जब डेथ हुई तो उनको एक साइंटिफिक जीनियस, एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।